आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 20 सितंबर है आज, दिन बुधवार। यह है दिन भर और मैं हूं नितिन ठाकुर। आज नई संसद भी और सांसद तो खासकर पुराने रंग में नजर आए। विशेष सत्र के तीसरे दिन संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर खूब बहस हुई। किसने क्या कहा, दिन भर की शुरुआत इसी खबर से करेंगे। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारत सरकार के एजेंट पर लगाने के बाद कनाडा से दिल्ली के रिश्ते अब बिगड़ते जा रहे हैं। आज दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत कनाडा की तलखी पर दुनिया क्या सोचती है और क्या वेस्टर्न कंट्रीज कुछ कंफ्यूजन में है कि किसे सपोर्ट करें, इस पर बात करेंगे। फिर बात कुर्मी समुदाय की। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में कुर्मी समुदाय ने आंदोलन प्लान करके क्यों वापस ले लिया, इनकी मांगे क्या हैं, इस पर थोड़ी बात होगी। और फिर WHO की एक रिपोर्ट जो भारत में बढ़ रही हाइपरटेंशन के मामलों पर चिंता जताती है। क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है इससे निजात पाने के लिए, ये बात होगी। और फिर भौचक भी सुनेंगे जमशेद कमर सिद्दीकी से, जो बताएंगे कहानी उस शख्स की जो बैंक में पूरा दिन नोट गिनकर लोगों की मदद करता था, तो दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ क्यों लिया। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। पर्चियों के जरिए होगा महिला आरक्षण पर वोटिंग, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर विवाद, कांग्रेस का आरोप, प्रस्तावना से हटाए गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। वडोदरा पहुंचा IAF का पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में किया था रिसीव। 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी, सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या का था आरोप। मणिपुर में 5 मैतेई युवा गिरफ्तार, सेना की वर्दी पहनने और हथियार लूटने का आरोप। सीताराम येचुरी ने CM नीतीश कुमार से की मुलाकात, इंडिया गठबंधन पर हुई बात। DMK के मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। और अकासा एयर हो सकती है बंद, 43 पायलट्स के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ था क्राइसिस। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक कह रही है, वो पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में इस बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में 2 वोट डाले गए। अब कल यानी गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होना है और वहां से यदि ये पास हो गया तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो आज जो संसद में बहस हुई वो इसी बिल के इर्द गिर्द हुई। सबसे पहले तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी खड़ी हुई और 10 मिनट अपनी बात रखी। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। सोनिया गांधी के बाद बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने सरकार का मोर्चा संभाला। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। फिर लोकसभा में NCP नेता सुप्रिया सुले ने बिल में OBC के आरक्षण की बात भी उठाई। He said that ये तो ST SC OBC का अभी मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग। सो व्हाई इज इट दैट वी आर ओनली आस्किंग फॉर समथिंग? बड़ा दिल करके आप ST SC OBC, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स अ स्पेशल सेशन, लेट्स सेंड अ मैसेज टू दिस नेशन। उधर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। उनकी मांग पर बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो कहा वो सुनिए। फिर यह आरोप लगाया गया कि आप OBC और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है।
आज के सेशन में टीएमसी सांसद काकोली घोष ने ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला उठाकर सरकार पर निशाना भी साधा है। The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brijbhushan Singh, who has not been brought to book. और आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हुआ। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। तो दिन भर चले इस वाद विवाद पर नजर रखे हुई थीं आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह। हमने उन्हीं से बात की। मौसमी, आज तो नई संसद में सांसद फिर से अपने पुराने रंग में दिखे, कैसी तस्वीर रही आज? महिला आरक्षण बिल को लेके सरकार इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल करार दे रही है कि ये प्रधानमंत्री ही इस पूरे बिल के जो है सिकंदर हैं और महिला हितैषी जिस तरह से बीजेपी सरकार है, 3 तलाक हो या महिला बिल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको लेकर पहल की है। तो कुल मिला के विपक्ष से सरकार को घेर भी रहा है कि आप बिल में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं और जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, आपने SC ST को तो दिया है पर आपने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, जो कि एक बड़ी खामी है। अच्छा, जेडीयू के सांसद हैं ललन सिंह, उन्हें मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिल सरकार का 2024 का चुनावी जुमला है, लेकिन ये भी साफ है कि असल में 2029 तक लागू हो सकेगा। ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी उस राजनीतिक मकसद को अचीव कर पाएगी जिसकी उसे चाह है? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार कहा जा रहा है कि ये आज की बहुत बड़ी जरूरत बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 और 19 में 33% आरक्षण का जिक्र है महिलाओं के लिए और बीजेपी जानती है कि महिला वोट बैंक जो है एक बड़ा तबका बीजेपी का वोटर रहा है और यही वजह है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात बीजेपी लगातार कह रही है और जाहिर तौर पे 24 के लिए बीजेपी इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब ये देखना होगा कि क्या विपक्ष इस बात को जो है जनता तक पहुंचा पाती है कि ये बीजेपी का तमाम बाकी बातों की तरह जुमलेबाजी ही है कि बिल तो लिया है पर लागू नहीं किया। अगर लागू नहीं कर पा रहे थे तो बिल आज क्यों लाए, 1 साल बाद क्यों नहीं, या 2024 के बाद ही करना था तो फिर क्यों नहीं। तो बेसिकली बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है और इसकी लड़ाई, ये जो वैचारिक लड़ाई है चुनाव के पहले, ये लगातार चलती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी। भारत कनाडा के संबंध हर दिन गिरावट की नई ऊंचाई छू रहे हैं। शायद ये इनके रिश्तों का सबसे बुरा दौर है। पहले तो दोनों देशों ने अपने यहां से एक दूसरे के राजनयिकों को जाने के लिए कहा और बात आज यहां तक बढ़ी कि पहले कनाडा ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। उधर भारत ने भी पलटकर कनाडा में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। उन जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही जहां हाल के महीनों में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक गतिविधियां हुई हैं। इसका असर दुनिया जहान, खासकर पश्चिम के मुल्कों पर किस तरह पड़ रहा है, यह भी समझना दिलचस्प है। कनाडा एक्चुअली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने सहयोगियों से भारत को चुनौती देने के लिए साथ आने के लिए कह रहा है। वहीं भारत के लिए पश्चिमी देश और पश्चिमी देशों के लिए एक साझेदार के तौर पर भारत की अपनी उपयोगिता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने कनाडा के दावों को चिंता वाला बताया है, बारीक नजर रखने की बात भी कही है। तो क्या पश्चिम के देश इस मसले पर कोई स्टैंड लेंगे या वो थोड़ा बचेंगे? ये हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। भारत और कनाडा के बीच में जो हाल फिलहाल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत चिंताजनक है और दो ऐसे देश जिनके बीच में हर तरीके के संबंध हैं और मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से संबंध ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो अपनी जगह बात है, लेकिन वह एक लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह चिंता की बात है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसको और ज्यादा न बढ़ने दिया जाए। देखिए, अभी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें भारतीय डायस्पोरा की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग अभी दूसरे देशों में रह रहे हैं, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी देशों में रह रहे हैं, जिसमें कनाडा भी है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो हमारी घरेलू राजनीति या घरेलू समस्याओं से संबंधित हैं, उनका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है
वो उन जगहों पर भी होगा। और पश्चिम को भी इस तथ्य को जितना जल्दी पश्चिमी देश समझ लें वह उनके लिए भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि पीछे फ्रांस में कितना दंगा हुआ और बहुत सारे और जगहों पे, ब्रिटेन में बहुत पहले हुआ था। तो जो डायस्पोरा का पूरा हिसाब किताब है वह दोनों देशों को, भारत को भी और जो हमारा डायस्पोरा है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। दूसरी चीज आपने जो कही कि दूसरे पश्चिमी देश भी जो कनाडा के करीबी हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई इंक्वायरी हुई है, पता चला कि मंदिरों पे हमलों में शायद कुछ हिंदू एलिमेंट ही जो है उसमें इन्वॉल्व थे। इस तरीके की बात वहां पे सुनने में आई है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि उसको कैसे रिएक्ट किया जाए। देखिए, यह तो सच है कि पश्चिम में जो है बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी माहौल बनाते रहते हैं। उसमें आतंकवादी भी हैं, उसमें सेपरेटिस्ट भी हैं, उसमें बहुत तरीके के लोग हैं। हमारे पास इस बात के भी सबूत हैं और उसको दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत ने समय समय पर रखा है, कई दशक से रख रहे हैं कि आपके यहाँ जो है उसमें पाकिस्तान भी सह देता है। दुनिया भर की जासूसी संस्थाओं का आपसी खेल होता है। जो ये गैंगस्टर या ये सब टेररिस्ट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे किसी भी देश से संबंधित हों, ये लोग हवाला ऑपरेशन में भी होते हैं, ये ड्रग्स माफिया के संपर्क में भी होते हैं, आर्म्स स्मगलिंग के उसमें भी होते हैं। तो ये पूरा ताना बाना बनता है। अभी यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इसका समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। प्रकाश जी, एक चीज बताइए, पश्चिमी देश और खासकर उसमें कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, संप्रभुता, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई खूब दे रहे हैं। आपको वो वाकई इसे लेकर गंभीर नजर आते हैं? क्योंकि इसके बरक्स तर्क दूसरा भी तो है ना कि वो एक और अपनी जमीन पर अलगाववादी ताकतों को आश्रय दे रहे हैं, वो भी अपने मित्र राष्ट्र के जो खिलाफ हैं उन लोगों को, उन्हें बढ़ने दे रहे हैं। तो मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है थोड़ा सा? पश्चिमी देश अपने आप को सभ्य, लोकतांत्रिक, उदारवादी ये सब कह के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई बात कर रहा है तो हम नहीं उसको रोक सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते रहते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी भी है। कोई उनसे जाके पूछे, कनाडा से जाके पूछे कि हमारे राष्ट्रीय झंडे को अगर कोई अपमानित कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें कही, इंदिरा जी के बारे में वो सब एग्जीबिशन लगाए गए, अमेरिका में हमारे कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, ब्रिटेन में दंगे हुए भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ, तो आप उनको रोकने के लिए आपने क्या किया? पहली चीज। दूसरी चीज कि आप दूसरे देश में तो बोल रहे हो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम नहीं, डिमांड को नहीं रोक सकते, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकते। तो कोई ये बताए कि कनाडा और पश्चिम के और देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन लोगों ने अपने नेटिव लोगों के साथ क्या किया है कनाडा ने, उसका हिसाब कौन देगा? तो आप अपने आप को लोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन कहना बंद करिए। अगर कोई देश यह कहता है, भारत या कोई भी देश, कि आपके यहाँ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको आप पूरी गंभीरता के साथ सुनिए और फिर उसके हिसाब से आप कुछ कार्रवाई करिए, उनको कहिए कि वो आराम से रहें। और सबसे बड़ी चीज कि जो कनाडा का नागरिक हो चुका है या ब्रिटेन का नागरिक हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो चुका है, और यूरोप के कुछ और देशों से भी इस तरीके की घटनाएं आई थी जो पीछे ये सब मामला चल रहा था, भारत विरोधी जो प्रदर्शन हो रहा था खालिस्तान के फेवर में, तो कोई वो सरकारें तो इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराई जाएंगी ना कि आपका नागरिक अगर मेरे देश के खिलाफ अगर कुछ कर रहा है और वो भी आतंकवाद जैसी गंभीर गतिविधि में लिप्त है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता की बात है और हम भी रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत मौका है, दोनों देश जो हैं वो डिप्लोमेसी को आगे रखें और ज्यादा फोकस ट्रेड बढ़ाने पे, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे भारतीय जाते हैं, वो कनाडा के लिए एक फायदे का सौदा है, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि संबंधों को बिगाड़ते जाना। दुर्भाग्य से ट्रूडेो के कार्यकाल में भारत के और कनाडा के संबंध जो हैं वो लगातार बिगड़ते गए हैं। इस बात को भी कनाडा की सरकार को स्वीकार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। आरक्षण पर बातचीत आज सिर्फ संसद में ही नहीं हो रही थी। आज झारखंड, बंगाल, ओडिशा में कुर्मी समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक्स पर आंदोलन करने वाले थे। साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने आंदोलन की सूचना मिलने पर 11 ट्रेनों को रोक दिया, 12 कैंसिल कर दी। लेकिन अचानक पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज के नेता अजीत महतो ने बताया कि पुलिस ने उनके सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया है। हालांकि झारखंड टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा की लीडर शीतल ओहदार ने कहा कि वो आज ही इस आंदोलन को
फिर से शुरू करेंगे। ओहदार ने अपने समुदाय के सांसदों से कुर्मी समुदाय का मुद्दा संसद के स्पेशल सेशन में उठाने की मांग की है। ये मांगे क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है और तैयारी आगे की क्या है, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार से। देखिए, बेसिकली इनका डिमांड है कि ये खुद को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं एसटी के रूप में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में। और इसको लेकर जो आदिवासी समाज है वो अपोज है, क्योंकि वो कहता है खुद को कि हम जनजातियां हैं, हम ट्राइब हैं। आखिर इनका मकसद क्या है, क्यों ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं आदिवासी के रूप में? ये तो हमारे अधिकार में या फिर जो हमें बेनिफिट्स मिला हुआ है या जो प्रिविलेज मिला हुआ है उसमें इंक्रोच करना चाहते हैं। लेकिन कुर्मी, जिनकी जनसंख्या 3 राज्यों में लगभग 3 करोड़ दावा किया जाता है उनके नेताओं के द्वारा कि है, अगर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को मिला दें, और झारखंड में 85 लाख उनका क्लेम है कि वो लोग हैं, उनका ये कहना है कि सेंसस में भी उनको गैर सरकारी आदिवासी के रूप में जो है पहचान किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जब गैर सरकारी आदिवासी के रूप में पहचान उनकी है, तो आखिर इसमें क्या इशू है? उनको क्यों नहीं आदिवासी घोषित कर दिया जाता है या शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दिया जाता है? और इसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और इनडेफिनिट स्टेयर उन्होंने कॉल किया था रेलवे में, रेल रोको आंदोलन उन्होंने घोषणा की थी, और इसको लेकर आज रेलवे पटरियों पे वो उतरे थे। कई ट्रेनों को उन्होंने रोक दिया है। झारखंड में इस आंदोलन का खासा असर दिखा, और यहाँ के नेताओं ने अभी भी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने आंदोलन वापस लिया है। अगर हम लोग 2 बजे दोपहर तक की बात करें तो वो पटरियों पे जमे हुए थे और कई ट्रेनें स्ट्रैंडेड थी। अगर हम रांची डिवीजन की बात कर लें तो मूडी जंक्शन पे कुछ ट्रेनें स्ट्रैंडेड थी। तुलीन है एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ ट्रेनें जो है वो रुकी हुई थी। तो इस तरह से नीमडी, जो कि आद्रा रेल डिवीजन में आता है, घाघरा जो है वो आता है चक्रधरपुर रेल डिवीजन में। हर रेल डिवीजन में, या फिर गोमो की बात कर ले जो धनबाद रेल डिवीजन में आता है, तो हर जगह ट्रेनें स्टैंडर्ड थी और वहां पे रेल मार्ग को अवरुद्ध किया गया था इनके द्वारा अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए, अपने मांग को के सपोर्ट में। तो ये समर्थक लगातार ट्रैक पे नजर आए। हालांकि बाद में ये खबर आई कि उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। हालांकि झारखंड में ऐसा कुछ दिखा नहीं। अच्छा सत्यजीत, वोट बैंक के लिहाज से ये कितने बड़े स्टेक होल्डर हैं राज्य में? देखिए, बड़ा स्टेक होल्डर हो सकता है। झारखंड की कुल आबादी जो है अराउंड 3.30 करोड़ है। तो अगर 85 लाख अगर क्लेम किया जा रहा है किसी की जनसंख्या है, तो 1/4 हो जाता है, 27% के आसपास होता है। हालांकि इनको ओबीसी का स्टेटस प्राप्त है। इनका प्रभाव जो है 9 लोकसभा सीटों पे है। और ऐसे में अगर अगर इनकी मांगों को कंसीड किया जाता है और जिस तरह से इनका आंदोलन हो रहा है, तो आगे अगर इनको अपीज नहीं किया जाता, सीओज नहीं किया जाता है, तो जाहिर तौर पे इसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को आगे 2024 में मिल सकता है। इससे इनकार नहीं किया सकता है। हालांकि राजनीति है और राजनीति में ये मुद्दे जो हैं उठाए जाते हैं अपने नफा नुकसान को देखकर। तो ऐसे सूरत में इनको कैसे जो है अपीज किया जाता है या फिर कैसे इस मुद्दे को शांत किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये लगातार ये कह रहे हैं कि इनकी जनसंख्या कंसिडरेबल है और इनको अगर इग्नोर करने की कोशिश की जाती है, ओवरलुक करने की कोशिश किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट या उसका रिपरकशन, उसका फॉल आउट देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत। और अब सबसे जरूरी सेहत की एक खबर। अगर आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में लेते हैं तो WHO की हालिया रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। हाइपरटेंशन पर पहली बार अपनी रिपोर्ट पब्लिश करके WHO ने बताया कि आने वाले वक्त में हाइपरटेंशन हमारी और आपकी जिंदगी में परमानेंट जगह ले लेगा। भारत की तकरीबन 31% आबादी हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं के बीच हार्ट अटैक की समस्या में इजाफा हुआ है। और यही नहीं, अगर हाइपरटेंशन इसी स्पीड से बढ़ता गया तो ये शुगर के मरीजों के लिए भी परेशानी बन सकता है। भारत में तकरीबन 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और करीब 14 करोड़ लोग प्री डायबिटीज स्टेज पर हैं। तो ये रिपोर्ट वैसे इतनी मायूस भी नहीं करने वाली है। WHO का यह भी कहना है कि अगर वक्त रहते हाइपरटेंशन की परेशानी को लेकर सही कदम उठाए तो साल 2040 तक हम करीब 46 लाख लोगों को मरने से बचा लेंगे। भारत में हाइपरटेंशन के मरीजों की जो बढ़ती संख्या है, डॉक्टर उसे कितना बड़ा मान रहे हैं, ये हमने पूछा मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर दीक्षित गर्ग से।
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये डेटा डेफिनेटली कंसर्न रेज करता है, चिंताजनक है, क्योंकि डेटा में ऐसी बात भी सामने आई है कि ये चीज अब यूथ में जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये तकलीफ बढ़ रही है। सो ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन राइज करेगी उस हिसाब से बीमारियां भी बढ़ेंगी, उनके नंबर भी बढ़ेंगे, तादाद भी बढ़ेंगी। बट ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि ये अब यूथ में भी दिखाई देने लगी है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में। पहले ये माना जाता था कि जनरली ये बीमारियां 40, 50, 60 की उम्र के बाद की बीमारियां हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस समय के अकॉर्डिंग जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उस पर जो काम का प्रेशर कहिए, लाइफस्टाइल कहिए, उनका कुछ बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब चीजों का भी चलन बढ़ता जा रहा है। कुछ हद तक तो ये चीजें उस पर कंट्रीब्यूट करती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, ये बहुत चिंताजनक है कि ऐसी प्रॉब्लम्स इंडिया की यंग पॉपुलेशन में काफी तेजी से राइज कर रही हैं। डॉक्टर साहब, जैसा इस रिपोर्ट में बताया कि हाइपरटेंशन के मामलों से डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बढ़ेगी, इसे थोड़ा समझाएं और हाइपरटेंशन का बाकी बीमारियों पर किस तरह का असर होता है? अक्सर जिन्हें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, वो अक्सर ऐसी चीजें साथ में ही चलती हैं। तो अब ये समझिए कि सिर्फ एक ही बीमारी, ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपको इमीडिएटली आने वाले कुछ 1-2 महीने में, 1 आधे साल में अफेक्ट नहीं करती हैं, उतनी छोटे समय में असर नहीं करती हैं। इनका असर काफी लंबे समय तक अनकंट्रोल रहने पर दिखाई देता है। मान लीजिए किसी को आज की डेट में शुगर डायग्नोज होती है और वो कोई दवाई नहीं लेते हैं उस चीज के लिए, तो आगे आने वाले 10 सालों, 15 साल में उसका बहुत से ऑर्गन्स पे, शरीर के ऑर्गन्स पे उसका दुष्प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे किडनीज पे, आंखों पे, हृदय पे, मस्तिष्क को ले जाने वाली कोशिकाओं पे और नर्व्स पे। और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी है। ब्लड प्रेशर भी अगर आप बहुत सालों तक उसको अनकंट्रोल्ड चलता जा रहा है तो वो धीरे धीरे वो अब जहां जहां वो ब्लड प्रेशर असर छोड़ रहा है अपना, वो 10-15 साल बाद जाके आपके सामने आने लगती हैं वो सब प्रॉब्लम्स। किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी को अगेन ब्रेन की प्रॉब्लम होगी। सो ये सब चीजें ये समय लेती हैं। जी, एक और सवाल है मेरा, आम लोग अपनी ओर से क्या सावधानी बरतें? सबसे पहले तो पेशेंट को ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। ऐसा मान लेना कि हाँ किसी को ये प्रॉब्लम शायद पहले कुछ सालों में नहीं हुई तो बाद में क्यों हुई, ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी को किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सो ये समझना जरूरी है, रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। सबसे पहली बात ये होगी कि रेगुलर चेकअप रखें, खासकर 35 साल से उम्र के जो ऊपर जितनी भी संख्या है, जितनी भी जनसंख्या है 35 साल के ऊपर की उम्र की, वो जरूर एक बार अपना रेगुलर जांच करवा लें। एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर हर महीने जरूर चेक करें कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर किसी का ज्यादा आ रहा है तो वो आगे फॉलोअप उसकी जो डॉक्टर से सलाह लें कि उसके लिए और क्या बेहतर सावधानी बरती जा सकती है, क्या चीजें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक्सरसाइज का रूटीन थोड़ा सा हम लोग बनाएं, दिनचर्या में उसको लेके आए। सबकी लाइफ बिजी है, सबके पास वर्क प्रेशर्स काफी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें हर रोज का। तो जो किताब है, जो लिटरेचर है, जो हमारी स्टडीज है, वो ये कहती है कि हमें कम से कम 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। सो सेकंड, एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करें। थर्ड जो है, पानी खूब पिए। पानी ऐसा कहा जाता है कि जितना आपका हर 20 लीटर, हर 20 केजी जितना आपका वजन है, उसके हर 20 किलो के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना है। सो अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको दिन का 3 लीटर पानी पीना है। आपका वजन अगर 80 है तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। सो पानी खूब पीजिए। चौथी चीज, बुरी आदतों से बचिए। जो ये आजकल स्मोकिंग काफी प्रेवलेंट है, बहुत बढ़ती जा रही है। इवन स्कूल गोइंग बच्चों में भी काफी देखा जा रहा है कि वो छुप छुप के सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। तो सिगरेट काफी जल्दी उम्र से उसका सेवन, उसका जो यूज है वो शुरू हो जाता है, उसका अब्यूज शुरू हो जाता है। तो ऐसी बुरी आदतों से बचें। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना घटा सकते हैं उसको घटाइए और कोशिश कीजिए कि उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ही उसका सेवन ना किया जाए। सिमिलरली अल्कोहल की अगर बहुत आदत है, बहुत से लोग हैं जो शायद डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहते हैं या करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सब चीजें आमतौर पर देखी जाती है। सो इसी तरह जो एक्सेस है, ये जो रोज का अल्कोहल या स्मोकिंग की जो आदतें हैं, उनसे बचिए
और पांचवी बात रहेगी कि आप अपना अगर कुछ सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, अब तकलीफ कुछ आपको लग रही है कि ऐसा महसूस होना नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए जरूर एक बार सलाह लें अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से जरूर एक बार मशवरा करें कि ऐसा होना क्या नॉर्मल है, और अगर नहीं है तो आगे की जांच करवाई जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब बारी भौचक की, आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के आने के बाद बैंकों में जाना लोगों का कम हो गया है। लेकिन याद कीजिए कि जब आप बैंक जाया करते थे उस वक्त कई तरह के कैरेक्टर्स वहां मिलते थे। एक वो होते थे जो बड़ी देर से पेन की जुगाड़ में आते जाते लोगों की कमीज की जेबों पर नजर गड़ाए देख रहे होते थे। कुछ लोग वो होते थे जो कहते थे कि भाई उनका फॉर्म आप भरते हैं क्योंकि वो भर नहीं पाएंगे। कुछ होते थे जो पूछा करते थे कि फला खिड़की कहां पर है, ये वाला काम कहां होगा। लेकिन दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक में इन सब के अलावा एक आदमी और था। वो रोजाना सुबह सुबह तैयार होकर बैंक आ जाता था और फिर वहां खिड़की के आसपास कभी इस काउंटर से उस काउंटर, कभी अंदर कभी बाहर आता जाता रहता था। ये आदमी लोगों की मदद करने का बड़ा शौकीन था भाई साहब। जैसे ही किसी को खिड़की से नोटों की गड्डी मिलती थी, ये आदमी फौरन, चाची लाओ गिन दे, अरे चाचा ये उल्टे नोट लगा रहे हो, लाओ हम गिन दे, इधर लाओ, लो बच्चा गिन दो। सीधे साधे लोग यही कहते थे और वो उनके नोट लेकर गिनने लगता था। लेकिन गिनते वक्त नोटों की गड्डी से 2 नोट इस तरह निकाल लेता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था। कई दिनों तक ये गोलमाल चलता रहा, पर आखिरकार भंडाफोड़ हुआ। कुछ लोगों ने जब घर पर जाकर नोट गिने तो नोट कम निकले। लोगों ने आकर खिड़की पर बवाल किया और उसके बाद बैंक वालों की नजर उन भाई साहब पर गई। मैं उनको अदब में साहब नहीं कह रहा हूं, उनका नाम ही साहब है। साहिब कुमार बिहार के रहने वाले हैं। बैंक वालों की नजर में वो आ गए तो बैंक ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस एक दिन बैंक आई और उनको रंगे हाथ उस वक्त पकड़ लिया जब वो किसी के नोट गिनकर अपनी जेब में सरका रहे थे। उनके पास से 5,000 रुपए निकले जो शायद वो सुबह से बना चुके थे, और एक मोबाइल फोन भी मिला जिसकी जांच हुई तो पता चला कि इस फोन के तिगरी इलाके से चोरी होने की रिपोर्ट पहले ही लिखवाई जा चुकी है। तो चोरी का फोन लेके भाई साहब बैंक के अंदर पैसे बना रहे थे। तो साहब जी अब धरे जा चुके हैं, पर कुछ भी कहिए, हाथों की सफाई दिखाते हुए नोट गिनते गिनते सेकंड के 100वें हिस्से में नोट सर्र से सरका के अपनी जेब में रख लेने का जो उनका हुनर था कमाल का। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। और आज चूंकि बुधवार है तो शाम को जमेगी ट्विटर स्पेस पर हमारी बैठ की बेबाक बुधवार की, तो आइएगा जरूर। हाँ, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी बताइए, लिखकर या रिकॉर्ड करके, जैसे भी आपका मन हो, radio@aajtak.com पर। आज का दिन भी प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।